So hello friends, I have got the material of physical chemistry in BSc थर्ड ईयर। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए हम इस पे स्टडी करेंगे। इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका पीडीएफ लिंक आपको व्हाट्सअप का आपको वहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। उस ग्रुप का नाम है नॉलेज जंक्शन। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका वीडियो एंड पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट वाले के लिए। बस मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता रहा हूँ एंड हिंदी में, दोनों में बता रहा हूँ। बस लिखूँगा बस इंग्लिश में। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ लेना कि इस वीडियो की लास्ट तक आपको बने रहना ताकि आपको अच्छे से तरीका से समझ में आए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। क्या कर रहा है, व्हेन अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हिट्स द मेटल surface, electrons are emitted from that metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक विजुअल इमेजेस में बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप। जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, उच्च आवृत्ति वाला रेडिएशन मेटल की सरफेस पे पड़ता है। देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, रेडिएशन। ये आपका रेडिएशन हो गया, यानी एनर्जी बोल सकते हो। एक रेडिएशन आए, क्या, हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन। जब ये मेटल का सरफेस, ये क्या है, एक तरह का मेटल का सरफेस है, इस पर पड़ा तो मेटल के सरफेस पे जब पड़ने के बाद क्या होता है यहाँ पे कि जब टकराती है, कौन, रेडिएशन टकराती है, वो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। और इससे जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बना होता है और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वाला जब इस मेटल के सरफेस पे पड़ा तो इसमें क्या उत्सर्जित हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी कहते हैं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, ये जो रेडिएशन है यानी कि ये जो रेडिएशन, इसके अंदर क्या रहता है, फोटोन, या फोटोन बोलो या क्वांटा बोलो, इस फोटोन के अंदर एनर्जी होता है। हम जानते हैं एनर्जी का पैकेट को हम फोटोन बोल सकते हैं और इसमें एनर्जी रहता है। इसका हम आगे मैं आपको इसका डिफाइन करूँगा, इसका विवरण मैं आगे करूँगा। बस आपको ये जानना है कि सबसे पहले रेडिएशन आया, इस मेटल के सरफेस पे पड़ने के बाद इसमें क्या हो गया, ये जो फोटोन का जो एनर्जी है, एनर्जी को ये ऑब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल गया, यानी कि उत्सर्जित हो गया। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नॉर्मली भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे आप देखोगे यहाँ पे क्या करा है, इसी में व्हेन अ फोटोन कोलाइड्स with an electrons in a metal it gives away all of its energy to the electron। यहाँ पे एक चीज़ जान लो आप, यहाँ पे कह क्या रहा है कि फोटोन जब, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। फोटोन जब मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, ये जो फोटोन है, फोटोन, ये एक तरह का फोटोन समझ लीजिए आप। इसका यहाँ पे दिखाया गया ये भी फोटोन है। जब फोटोन मेटल के यानी कि इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, मेटल का इलेक्ट्रॉन क्या है, अंदर है, टकराते हैं, तो अपनी संपूर्ण एनर्जी यानी कि एच, अपनी संपूर्ण एनर्जी को हम एच न्यू नॉट से दर्शाते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। एच न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एच न्यू नॉट एनर्जी को किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। उसी एनर्जी को ग्रहण करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्सर्जित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाता है। बस यही कह रहा है यहाँ पे। अब आगे देख लो, यहाँ पे दूसरा में, बाय गेनिंग दिस एनर्जी द इलेक्ट्रॉन बिकॉज capable of breaking the attraction of the nucleus and gets separated from the atom। यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है, इस एनर्जी को पाकर, यहाँ पे देख लो आप, इस एनर्जी को पाकर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग हो जाता है कि वह न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़कर एटम से अलग हो जाता है। न्यूक्लियस के आकर्षण, न्यूक्लियस में आकर्षण कौन करता है, ये जो न्यूक्लियस है ये बांधे रखता है इलेक्ट्रॉन अपने से। और ये जब इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एच क्या था, एच न्यू नॉट, इसको जब एब्जॉर्ब कर लेगा ये बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा, यानी कि इतना कैपेबल हो जाता है कि वो इस बंधन को तोड़ के बाहर निकल सकता है। चलिए अब नॉर्मली भाषा में इसे समझ सकते हो आप, समझ गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताना था, अब आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ईच फोटोन कैन एमिट वन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। फोटोन के अंदर इतना पावर होता है, ये जो फोटोन है इसके अंदर इतना पावर होता है कि इसके अंदर जो एनर्जी है ये एक इलेक्ट्रॉन को लेके आसानी से बाहर निकल सकता है। एक फोटोन में जितना एनर्जी होता है वो एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, इतना पावर होता है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
उम्मीद है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम देहली आवृत्ति, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप 11th-12th में आप पढ़े होंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। चलिए उस पर हम देख लेते हैं क्या होता है। क्या करा यहाँ पे, रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी कैन नॉट इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एवरी मेटल सरफेस। एवरी मेटल सरफेस, यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है। यहाँ पे देख लो आप, ये जो आपका रेडिएशन है यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन जो है प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकता। यानी कि अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन वो प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाता है। अब देखिए क्यों नहीं कर पाता है, चलिए देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, फॉर दिस अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज रिक्वायर्ड विच कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि इसके लिए रेडिएशन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। किसके लिए, हम यहाँ पे अभी देखे थे कि अभी जस्ट पहले क्या पढ़े थे, यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े थे क्या कि रेडिएशन ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसी कैन नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एवरी मेटल सरफेस। यानी कि प्रत्येक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कर सकता है, यहाँ पे देखो आप क्यों नहीं कर सकता है। इसके लिए रेडिएशन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी आवश्यक है। रेडिएशन को यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है कि यूज होती है। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की यूज होती है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, जो मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। जो यहाँ इतना तक तो आपको समझ में चला आया होगा। अब आगे देख लीजिए, इस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को जो कम से कम फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसे किस चीज़ से डिनोटेट करते हैं, इसे न्यू नॉट से डिनोटेट करते हैं। न्यू नॉट से न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को मिनिमम बोल देते हैं। मिनिमम क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, फॉर एल्कलाइन मेटल्स ओनली लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कैन वर्क, वेयरएज फॉर अदर मेटल्स लाइक जिंक, कोबाल्ट, ग्लास etc हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट लाइट इज रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इमेजेस दिखा देता हूँ। इस इमेजेस में आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल्स के लिए कम आवृत्ति की रेडिएशन ही काम कर पाती है। इसमें क्या होता है, क्षारीय धातु के लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ऐसे समझ सकते हो कि रेडिएशन, इसकी जो रेडिएशन है रेडिएशन ही कम कर पाती है। यानी कि इसके लिए क्षारीय धातु के लिए कम आवृत्ति की रेडिएशन ही काम कर पाती है। जब यह मेटल के सरफेस में से समझ सकते हो, मेटल में जब क्षारीय धातु रहेगा यानी कि अल्कली मेटल्स रहेगा, इस पे मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम न्यू नॉट से डिनोटेट करते हैं, इसके लिए इसका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ऐसे मान लेते हैं। मन में आप इमेज बनाओ कि एक अल्कली मेटल्स है जिसको हमको इसका इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, मिनिमम, एक तरह का मिनिमम जिसे हम न्यू नॉट से डिनोटेट करते हैं। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसमें काम कर पाता है। किसमें, क्षारीय धातु के लिए। वही यहाँ पे बताया जा रहा है, क्षारीय धातुओं के लिए कम आवृत्ति की रेडिएशन ही काम कर पाती है। जबकि अन्य मेटल्स जैसे जिंक, कोबाल्ट, सीसा इत्यादि के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अब दूसरा मान लेते हैं। अब मान लेते हैं इमेजेस में यहाँ पे जिंक, कोबाल्ट है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। कितना, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे कि ये आपका हो गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीक़ा से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि देख लीजिए यहाँ पे कि ये न्यू जो है, केवल न्यू को हम लिखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। एक तरह से आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, आप इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। लेकिन न्यू नोट जैसे आएगा ये कम फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम पढ़ते थे, मतलब नॉर्मल पढ़ते थे, उसमें पढ़े थे क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी था उसके लिए न्यू नोट का यूज़ किए थे।
आप एक बार वीडियो को पॉज करके वहाँ पे नोट कर सकते हो अच्छे से, और नहीं तो आपको वहाँ पे नोटबुक में आपका ये सब मिल जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आप यहाँ पे देखोगे क्या यहाँ पे करा कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ये देखते हैं। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन मतलब कि जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, और ये इन्होंने 1905 में यानी 1905 ईस्वी में इसका खोज किया था। चलिए देखते हैं। लेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू expel electrons from the surface of a metal is the nu naught. So photon is their energy of photon will be E इक्वल टू एच न्यू नोट। यहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू नोट आप पढ़े होंगे, प्लांक का विकिरण नियम में आप यहाँ पे पढ़े होंगे। ये आप तो जानते हैं कि E इक्वल एच न्यू नोट क्या होता है। ये समीकरण एक को रख देते हैं। E यानी एनर्जी है, किसका एनर्जी है, फोटोन का एनर्जी है। और एच न्यू नोट तो आप जानते हैं कि यहाँ पे न्यू नोट क्यों है, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक तरह से जान सकते हैं, उसके अनुसार उसके बारे में बात करें। अब आगे देखो यहाँ पे, इसके लिए ये आपको पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना है। यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे इसको समझा देता हूँ कि माना कि लेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि माना कि किसी मेटल की सरफेस से यानी कि सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए हमें लाइट की देहली आवृत्ति, लाइट की क्या होता है, देहली आवृत्ति, जिसे थ्रेशोल्ड आवृत्ति कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू नोट से डिनोटेड करते हैं, जैसे कि आपको पता है न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से। अतः फोटोन की एनर्जी क्या होता है, जैसे कि फोटोन की एनर्जी ये हो गया E इक्वल एच न्यू नोट, E इक्वल एच न्यू नोट। एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो था ये क्या था, मिनिमम। यहाँ पे M मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये आप सुन के भी लिख सकते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल मिनिमम फ्रीक्वेंसी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस इज न्यू विच इज हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे यह कहा क्या जा रहा है कि आप यहाँ देख लो, मान लो मेटल की सरफेस से मन में इमेजिन करो कि यहाँ पे इमेजिंग करो मन में कि एक तरह से देख लो। यहाँ पे मान लो मेटल की सरफेस पर पड़ने वाली किसी रेडिएशन, यानी कि मेटल की सरफेस पे ये कोई भी रेडिएशन पड़ा, रेडिएशन की आवृत्ति क्या है, न्यू, यानी कि न्यू है यानी कि नॉर्मल न्यू है, ऐसे समझ सकते हो। जो देहली आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक है, इसका यानी कि न्यू नॉट से अधिक है। क्यों न्यू नॉट से अधिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू की आवृत्ति जो होती है न्यू नॉट से अधिक होती है। किसकी, इसकी अधिक होती है न्यू नॉट से। किसकी, न्यू की, ये न्यू नॉर्मल की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है न्यू नॉट से एज कम्पेयर टू न्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या किए, मन में इमेजिंग किए कि इसमें मेटल की सरफेस पर पड़ने वाली किसी रेडिएशन की आवृत्ति जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से न्यू नॉट से अधिक है। चलिए ये हो गया आपका। अब आगे, thus the new frequency radiation will give the electron a little more energy than is required more its removal। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार न्यू आवृत्ति जो होता है यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को उसके निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़े थे, जस्ट यहाँ मैं आपको बताया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया कि जैसे कि न्यू नॉर्मल का एनर्जी किससे अधिक है, न्यू नॉट से अधिक है। जब यहाँ पे मन में सपोज कीजिए कि इस तरह का फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगा न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, न्यू नॉर्मल रहेगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी किससे अधिक है, इसका फ्रीक्वेंसी अधिक है न्यू नॉर्मल का, इसका फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे आया। जब ये मेटल के सरफेस पे पड़ेगा, जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये निष्कासन जो करेगा, और निष्कासन करने के दौरान कुछ अधिक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, इसमें कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। उस अधिक ऊर्जा प्रदान करने पे क्या क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इतना तक तो आपको पता चल गया। इसमें चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन दिस
energy h nu naught energy will be useful in the removal of electron, and in addition the remaining energy will give velocity, i.e. kinetic energy 1/2 mv² टू द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि इस एनर्जी में एच न्यू नोट जो होता है, यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ कि आप मन में इमेजिन करो, वो जो फिगर है ये वाला फिगर आप मन में बैठा लो एक तरह का, कि कोई भी रेडिएशन अगर बोलूँगा मैं कि न्यू, केवल न्यू बोलूँगा तो आप समझ लेना कि न्यू नोट से अधिक, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि इसका फ्रीक्वेंसी अधिक है जब न्यू बोलूँगा। तो यहाँ पे वही इमेजिन करके यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कि एक एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी में एच न्यू नॉट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में काम आ जाएगी। एच न्यू नॉट का जो इलेक्ट्रॉन का ये जो है इसका एनर्जी, फिर से सुन लो एक बार, इस एनर्जी में एच न्यू नॉट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में काम आ जाएगी, और इसके अतिरिक्त बची एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वेग अर्थात गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वेग अर्थात गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसे हम 1/2 mv² से प्रदान करता है। इस तरह से 1/2 mv² से प्रदान करेगा। कैसे, यहाँ पे मैं विजुअल यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं न्यू, यहाँ पे जो रेडिएशन है, यानी कि इसका जो मतलब कि इसका पावर अधिक है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन इसका यानी इस फोटोन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसके अंदर ये तो बाहर निकल जाएगा। बाहर तो निकलने के बाद इसके अंदर क्या होगा, अतिरिक्त ऊर्जा आने के कारण इसका जो वेग है उसका वेग में वृद्धि हो जाएगी, जिसे हम 1/2 mv² से डिनोटेट कर देते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। चलिए ये तक, इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। अब देखिए आइंस्टीन क्या कहा था कि अतः आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे यह कहा कि एच न्यू जो है, एच न्यू इक्वल एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv²। एच न्यू नोट ये क्या किया था, ये जो था इसको इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब करके यानी कि अवशोषित करके इसका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया किस मेटल के मतलब बाउंड्री से, यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि एटम के दीवार को यानी कि तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था, ऐसे समझ सकते हो। और क्यों निकल गया था, क्योंकि हम न्यू जो है यानी कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाले आवृत्ति को जब दिए तो वो हाई फ्रीक्वेंसी से समझ सकते हो कि एज कम्पेयर टू न्यू नॉट, तो इसको तोड़ के ये बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करके। और जो अतिरिक्त वेग को प्रदान किया, वेग को 1/2 mv² की ये जो है ये देने के बाद ये अतिरिक्त वेग भी प्रदान हुआ, जिसे हम इसमें जोड़ दिए 1/2 mv² लिख दिए। ये समझ गए होंगे आप। इसे समीकरण 2 में इस तरह से लिख दिए क्लियर। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे कि क्या कह रहा है, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एच इज द न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जहाँ न्यू नॉट देली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एच न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी जो होता है, यानी कि एच न्यू नॉट देली आवृत्ति, इसका एनर्जी जो है क्या होता है, ये है इसकी एनर्जी। ये किस तरह से हुआ यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, जस्ट एक पीछे चल जाते हैं, इसको हम शुरू में लाते हैं 1/2 mv² को। चलिए ला देते हैं, ला लिए हैं 1/2 mv²। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एच एम भी है और एच एम भी है। ये दोनों में जब दोनों में एच एम भी है, इसमें दोनों में क्या कॉमन लेंगे, एच कॉमन ले लेते हैं। चलिए हम एच कॉमन ले लिए, यहाँ पे एच कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे अधिक कौन है, ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे अधिक न्यू है क्योंकि न्यू का एनर्जी फ्रीक्वेंसी अधिक है, न्यू माइनस न्यू नोट कर दिए। ये समीकरण 3 हो गया आपका। और यही कह रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन 3 इज कॉल्ड द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम। यहाँ पे कहने का मतलब समीकरण 3 को ही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण कहते हैं। ये आपका क्लियर था। ये हो गया आज का ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर नहीं आया है तो बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे से आप इसको सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको, पार्ट 3 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सको। चलिए आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।